Good morning everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So, कैसे हो सब लोग? मज़े में? So let's get started. तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो अपना ऐप ओपन कर लीजिए, वर्कशीट में पहुंचें, पेज नंबर 25 में आए. आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अटेम्प्टेड द वर्कशीट. तो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन द आंसर्स. नोट इट डाउन. शुरू करते हैं. शुरुआत वाले जो सवाल हैं, सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 5, ये सारे के सारे आसान से सवाल हैं. और सवाल नंबर 6 to सवाल नंबर 9 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से. सवाल नंबर 1 में आसान सा सवाल है, वॉन्ट टेक एनी टाइम. आई सपोज सबसे बन गया होगा. टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस आर. सवाल में बोलता है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F देता है. राइट, तो अपने को कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला घुमाना है. तो F कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो Q1 की भी वैल्यू Q, Q2 की भी वैल्यू Q. तो Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस सपोज R है. सो 1/4πε0 इट्स Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. बोल, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर? ऑल क्लियर? वेरी गुड. अब सेकंड केस में दो चेंजेस बोलता है. कौन कौन से चेंजेस? इफ द चार्जेस आर हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड. मतलब सेकंड केस में हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसने आधा किया और चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसने डबल कर दिया. तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की वैल्यू घट जाएगी. चार्जेस जितना ज़्यादा होंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा, सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा. ध्यान सुने. तो यहाँ पे उसने क्या किया? चार्ज कम किया तो भी फोर्स कम होगा, डिस्टेंस भी बढ़ाया उससे भी फोर्स और घटेगा. देखते हैं कितना घटेगा. तो नए वाले सिचुएशन में मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ F प्राइम है. सो F प्राइम कैन बी रिटन एज, कूलम्ब्स लॉ घुमा रहा हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो Q1 भी Q/2, Q2 भी Q/2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया? 2R. यहाँ तक क्लियर है? बस कैलकुलेशन. तो नया वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0, दिस बिकम्स Q स्क्वायर बाय 4 एंड दिस बिकम्स 4R स्क्वायर. तो ये 4 × 4 16 हो जाएगा. तो इसको आप लिख लें 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 16R स्क्वायर. 4 × 4 16 बन जाएगा. 1/16 को आप बाहर निकाल सकते हैं. तो 1/16 बाहर आ गया एंड दिस बिकम्स 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. राइट. तो ये था चार्जेस के बीच में लगने वाला इनिशियल फोर्स एंड दिस इज द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस. अब इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछ रहा है. डिवाइड कराना चाहें डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट डू 2/1. डू 2/1. LHS को डिवाइड कराएं, RHS को डिवाइड करा दें. LHS डिवाइड कराएंगे, इट इज F प्राइम बाय F. RHS उड़ाएंगे, इट इज 1/16 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. और इसका LHS कितना था? तो इसका LHS था 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. राइट. सो F प्राइम बाय F इट कम्स आउट टू बी 1/16. मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड आधा करेंगे एंड एट द सेम टाइम सेपरेशन को डबल करेंगे तो अब उन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इनिशियल फोर्स का 1/16 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? वेरी गुड. मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2. आसान सवाल है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, दैट ऑफ प्रोटॉन इतना. वैसे कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मासेस गिवन होंगे, कई बार नहीं भी गिवन होंगे. तो ये अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है. चार्जेस तो सबको पता है, दोनों को बराबर होता है.
राइट। मासेस भी अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन का मास 1.67 10 पावर माइनस 27 kg। याद रखना है। कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता है। गिवन होता तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होता तो और भी अच्छी बात है, अपने को याद रखना है, ठीक है। पूछ रहा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम। आसान सवाल है, आई होप कई सारे लोगों से बन भी गया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, राइट, कैप्ड एट सम डिस्टेंस। अब अगर अपने को पूछता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, यूज कॉलम्स लॉ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली फॉर्मूला घुमा रहा हूं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव प्रोटॉन का उतना ही पॉजिटिव। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय r²। ध्यान ये रखें, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 में, कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला घुमाते हैं कभी भी चार्जेस को साइन के साथ नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड्स। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइनली बिकम्स 1/4πε0 एंड Q² डिवाइड बाय r²। क्लियर बात। अब अगर सपोज पूछता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, तो आए समझे। तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉ को माना है, F = G m1m2/r²। सो दिस बिकम्स G m1 × m2/r²। चार्जेस यहाँ पे दोनों के सेम थे तो मैंने Q पकड़ लिया है, बट मासेस दोनों के अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट एंड प्रोटॉन का डिफरेंट, इसलिए m1 m2 पकड़ लिया है। और इन्हीं दोनों फोर्स का रेशियो लेना है, डिवाइड कर दें। दो इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो LHS उड़ाएंगे, RHS को RHS उड़ाएंगे। तो LHS उड़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिवाइड बाय ग्रेविटेशन फोर्स। RHS उड़ाते हैं, क्या मिलेगा? इट्स 1/4πε0 Q² डिवाइड बाय r² एंड होल डिवाइड बाय G m1 m2 एंड होल डिवाइड बाय r² निपटा देंगे। सो इट विल चेंज टू, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। 1/4πε0 Q² G × m1 m2। रेस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। सो 1/4πε0 हो गया 9 × 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 × 10⁻19 एंड दिस होल डिवाइड बाय जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना होता है? 6.67। याद रखना है, याद रखना है। अरे याद है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। 6.67 10⁻11 मासेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस अपने को गिवन है, नहीं भी गिवन है तो अपने को याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 10⁻31, प्रोटॉन का हो गया 1.67 × 10⁻27। अब आप देख पा रहे हैं ये आसान सी कैलकुलेशन अपने पास आ गई है, क्लियर। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर जो है आ ही जाएगा। 2.27 10⁻39। ये जो सवाल है इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट भी आता है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्सेस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुना ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, इसका रेशियो आ कितना रहा है? 2.27 10⁻39। इसको इधर ले जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड का इतना टाइम्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन फोर्स का 10⁻39 टाइम्स है। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर वेरी 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 मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्सेस, एंड दिस इज द रीजन। क्लियर बात? यस। तो सवाल नंबर 3 भी आसान सा है, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बन गया होगा। सवाल नंबर 3 ये बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस। हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। आयंस मतलब आप लोग समझते हैं, किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे क्या बनेगा? आयन बन जाएगा।
राइट। तो दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं कैरिंग इक्वल चार्जेस, राइट। इनको जब हम बिठाते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, तो इन पे लगने वाला फोर्स कितना है वो दिया है। कितना फोर्स दे रखा है? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। कितना? 3.7 10⁻⁻9 न्यूटन। सवाल ये पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। हर एक आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला घुमाएं, चार्ज निकाल लें, चार्ज निकल आएगा, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला घुमा दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दो। So this is 1/4πε0 Q1 into Q2 and divide by R square। दोनों के चार्जेस बराबर हैं इसलिए Q1 and Q2 Q ईच हो गया है, राइट। वैल्यू उड़ा रहा हूँ तो फोर्स गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁻9, 1/4πε0 हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस। थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है। डिस्टेंस यहाँ पे किसमें गिवन है? एंगस्ट्रॉम में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में। व्हाट इज सॉल्यूशन? एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10⁻⁻10। याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखें। जब आप ये फॉर्मूला घुमाएंगे तो सारे के सारे क्वांटिटीज एम के सिस्टम में होना चाहिए। चार्जेस को हमें कूलम में रखना पड़ेगा, डिस्टेंस को मीटर में रखना पड़ेगा, राइट। तभी फोर्स का रिजल्ट न्यूटन में आएगा। क्लियर बात? तो डिस्टेंस की वैल्यू अपने को गिवन थी 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आर हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड चार्ज ये आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप। चार्ज का मैग्नीट्यूड ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर आस्क्ड। अपने को पूछता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब यहां पे अपने को घुमाना है क्वांटाइजेशन, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, बॉडी का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रिलेशन होती है? Q इज इक्वल टू NE या N इज इक्वल टू Q/E। अरे बॉडी का चार्ज निकाल लिया है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकालेगा नहीं निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q/E। तो चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से उड़ा दो 1/6 10⁻⁻19। आंसर इज। अब सवाल ये आया ऐसा क्यों पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तभी तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स उसने निकाल लिए हैं तभी तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात? यस। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4। फोर्थ प्रॉब्लम भी आसान है वैसे। इट इज ओनली स्लाइटली कैलकुलेटिव। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा है, बाकी आसान है। तो सवाल नंबर 4 किससे से बना है? भाई साहब हाथ उठाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो सवाल नंबर 4 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 कैप्ट एट 3 मीटर। तो मान लिया जाए ये रहे अपने पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 कैप्ट एट 3 मीटर अपार्ट। क्लियर बात? इनका जो कंबाइंड चार्ज है वो अपने को दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को यूनिट्स में ध्यान रखना। एक्चुअली चार्ज की जो यूनिट कूलम होती है ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। 1 कूलम मतलब बहुत बड़ा चार्ज हो जाता है। जनरली बॉडीज के पास जो चार्ज होता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है, से माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम। तो कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज हैं, अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी हैं थोड़ा समझें। माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6, छोटा सा चार्ज है। नेक्स्ट आता है नैनोकूलम। नैनो समझते हो? नैनो मतलब वो वाला नैनो नहीं, टाटा नैनो। नैनो मतलब 10⁻⁻9। नैनो मतलब 10⁻⁻9 कूलम। एक होता है पिको, पिको पिको पिको, एक पिको भी होता है। पिको और छोटी यूनिट होती है 10⁻⁻12। स्टैंडर्ड अपने को याद रखना है। क्लियर बात? तो अब आए ध्यान से।
इन दोनों चार्जेस का जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, जो कंबाइंड चार्ज है, ये अपने को दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। मींस पहली इक्वेशन हम बनाएंगे Q1 प्लस Q2 इज 20 माइक्रो है, उसको मैं कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सो दैट फाइनली यहाँ पे जब चार्जेस का आंसर आप सॉल्व करोगे तो एमके सिस्टम में आ जाएगा इन कूलम्स। क्लियर बात? सो Q1 प्लस Q2 20 इंटू 10⁻⁻6। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इफ वन रिपल्स द अदर विद द फोर्स ऑफ दिस रिपल्स अदर, इसका मतलब एक चीज क्लियर है, दोनों के दोनों चार्जेस लाइक होना चाहिए, अनलाइक होते तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो दूसरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, 1/4 Q1 Q2 बाय स्क्वायर, बढ़ा रहा हूँ वैल्यू। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 0.075, पूरा एमकेएस सिस्टम में उड़ा रहा हूँ, सो दैट फाइनली भी आंसर किस में आएगा ना, एमकेएस चार्जेस जो है किस में आ जाएंगे, कूलम में आ जाएंगे। तो 1/4 हो गया 9 × 10⁻9 Q1 Q2, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज लिखा रहने दो, और डिस्टेंस की वैल्यू उड़ाएंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कैलकुलेशंस में। 75 × 10⁻³ इट्स 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 एंड डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9। तो 9 ने 9 को उड़ा दिया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो Q1 × Q2 इट बिकम्स, बोल यहाँ तक क्लियर है? एक्चुअली ये है 10⁻³ और ये इसके नीचे आ जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, -3 -9 विल गिव यू -12। बेसिक कैलकुलेशन है, समझ में आ गया होगा? अरे हाँ ना तो बोल, क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। नाउ एज यू कैन सी Q1 और Q2 में एक क्वेश्चन ये है, Q1 और Q2 में दूसरी इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेंगे। आसान सा है, इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको सबसे आसान सा रास्ता बताता हूँ। एक्चुअली Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 Q2 पता है, क्या आप Q1 माइनस Q2 कैसे भी करके निकाल सकते हैं? आए समझें, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जेई वालों ने पढ़ा होगा, नीट वाले थोड़ा सा समझना। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आई? रेज़ योर हैंड्स। अरे भाई साहब हाथ उठाना पड़ेगा, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आई समझाता हूँ। इस क्वांटिटी की वैल्यू इसके बराबर कैसे है? ओपन इट, इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर ट्वाइस Q1 Q2, ठीक है, -4 Q1 Q2, 2 Q1 Q2 -4 Q1 Q2 will give you -2 Q1 Q2. So this becomes Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस, अरे यही तो होता है। अरे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। इसको आप याद रखें, कैलकुलेशंस में कई जगह यूज़ होगी और बहुत आसानी से इससे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लें कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब ध्यान देना, वैल्यू उड़ा रहा हूँ, तो LHS तो एज इट इज है, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना है? उड़ा दे, 20 10⁻⁻6 स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 कितना निकल चुका है? बोल, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन दिस इक्वेशन। Q1 प्लस Q2 की जगह रख दिया 20 10⁻⁻6 स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 टाइम्स Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है? 75 इंटू 10⁻⁻12। रस कैलकुलेशन, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 400, दिस इज 10⁻12, दिस इज 4 इंटू 75 विल गिव यू 300 इंटू 10⁻12, 400 माइनस 300 विल गिव यू 100 इंटू 10⁻12। तो हमारे सामने आज होगा है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना? तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इतना है, तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए टेक आउट द रूट, टेक आउट द स्क्वायर रूट। तो इसका आप रूट लेंगे तो कितना आएगा? इट्स 10 इंटू 10⁻⁻6। इसी इक्वेशन की हमें जरूरत थी। अब देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने आसान 2 लीनियर इक्वेशंस बन गए हैं। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फॉर Q1 एंड Q2। इसी के नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके लेता हूँ, Q1 प्लस Q2 इज 20 इंटू 10⁻⁻6
अब आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। दोनों को ऐड कर दे तो डू 1 + 3 ऐड करने से Q2 Q2 निपटेगा, LHS ऐड करेंगे ये आएगा, RHS ऐड करेंगे ये आएगा। सो Q1 15 × 10⁻⁻6। पहले ये बता, ये आंसर कूलम में लिखेंगे या माइक्रो कूलम में लिखेंगे? कूलम में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारे के सारे क्वांटिटीज को MKS सिस्टम में डील करके चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने सारे के सारे चार्जेस को कूलम में कन्वर्ट कर लिया है, फोर्स को न्यूटन में ले रहे हैं, डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं, तो चार्ज का भी रिजल्ट किस में आएगा? इन MKS सिस्टम दैट इज इन कूलम्स। तो यहाँ से चार्ज कूलम में आएगा। हाँ, अगर आप इसको माइक्रो कूलम में लिखना चाहते हैं, अभी बताया 1 माइक्रो कूलम स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6 कूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम की जगह माइक्रो उड़ा दे, तो दिस इज 15 माइक्रो कूलम। Q2 निकालने के लिए Q1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उड़ा दे, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। सपोज Q1 की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, 15 × 10⁻⁻6 प्लस Q2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 20 × 10⁻⁻6। क्लियर बात? तो Q2 कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻6। ये कूलम में है, माइक्रो में लिखना है 5 माइक्रो कूलम, एज 1 माइक्रो कूलम स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6 कूलम। सिंपल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस थे। हाँ, बस ये अपने को इक्वेशन याद रखनी है। फिजिक्स में कई बार इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात? यस। सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 5। फिफ्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। किसने कैसे बनाया? वेरी गुड। इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है। सवाल नंबर 5 हम बोल रहे हैं कि बॉल ए, कोई बॉल ए है, दिस इज योर बॉल ए, पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से प्लस Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है। Q1 का मैग्नीट्यूड कितना अपना को दिया हुआ है, बाद में उड़ा लेंगे। मास कितना है वो अपना को दे रखा है, बाद में देखेंगे। व्हाट मस्ट बी, सवाल क्या पूछ रहा है, सुनना ध्यान से। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड बॉल बी व्हिच इज फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो बॉल ए। अब ध्यान दें, इस बॉल के 5 सेंटीमीटर नीचे उसने क्या किया है? बॉल बी को फिक्स कर रखा है। दिस बॉल इज कैप्ट फिक्स्ड। सवाल यह है कि इस बॉल का जो चार्ज है उसका नेचर क्या होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। बॉल ए स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी का मतलब आसान भाषा में होता है इन इक्विलिब्रियम। जैसे ये बॉडी स्टेशनरी है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे यहां कहीं हवा में बॉल ए रखा हुआ है एंड दे वांट टू कीप दिस बॉल इन इक्विलिब्रियम। स्टेशनरी रखना है, रेस्ट पे रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो हियर यू हैव टू जस्ट यूज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है? जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो या सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस हो। इसी कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम में हमें यूज करना है। कैसे कैसे यूज करना है, सुना ध्यान से। तो अब अगर आप चाहते हैं कि बॉल ए इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। ध्यान से सोचें, तो इस बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से? एक बॉल का वेट और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देना, इस बॉल का ये रहा वेट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम इस चार्ज को, अगर हम इस बॉल को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना चाहते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस बॉल का जो चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तभी तो ये बॉल इस बॉल को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाएगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बॉल के वेट को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से बॉल ए पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉल ए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ध्यान दें, बॉल का वेट हो गया। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, फोर्स लगाएगा। तो यही तो फोर्स इस बॉल के वेट को बैलेंस कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थोड़ा सा सोचें, अगर इस बॉल पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, व्हाट वुड हैपन? दिस बॉल कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कैसे? सुने ध्यान से। मान लिया जाए इसका तो चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है। अब क्या होगा? इस बॉल पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस डाउनवर्ड्स हो जाएंगे। mg तो लग ही रहा था डाउनवर्ड्स।
अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, सारे फोर्सेस नीचे लग गए, सिस्टम पे आपने फोर्स लगा दिया, सिस्टम चल पड़ेगा। बॉल कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर पहले पार्ट का आपका जवाब हो गया कि इस बॉल का जो चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉल बी इट मस्ट बी पॉजिटिव। एक पार्ट का जवाब, ये तो नेचर हो गया पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सिंपल, जस्ट यूज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, बॉल ए के इक्विलिब्रियम को डील करेंगे, इधर से mg इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बॉल इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करा दो, जितना ऊपर से उतना नीचे से। तो F इज इक्वल टू mg। अब F क्या है, तो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट बाय दिस बॉल ऑन दिस बॉल। तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्ब्स लॉ घुमा दे, इट्स 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है बात। नाउ यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1/4 हो गया, 9 × 10⁻9। जो बॉल ए है उसका चार्ज Q1 कितना है, अपने को गिवन है कितना, 5 × 10⁻8। Q2, तो Q2 मैंने पकड़ा है चार्ज ऑन बॉल बी, वही अपने को निकालना है, डिवाइड बाय व्हाट इज द सेपरेशन। सब सारे के सारे क्वांटिटीज एम के सिस्टम में ही होना चाहिए। तो सेपरेशन कितना है, 5 सेंटी है, उसको मीटर में उड़ा देना, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज 5 × 10⁻2 और आर का स्क्वायर हो गया, RHS में आ जाए m × g। तो m किसका लेंगे, मास ए का लेंगे बी का लेंगे। अरे भाई साहब, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसी का तो मास काउंट होगा। कौन इक्विलिब्रियम में है, ए, तो ए का मास लेंगे। अच्छा, मास दिया हुआ है ग्राम में, kg में उड़ाना पड़ेगा। तो 8 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, 10 ले लें, 9.8 ले लें, स्मॉल डिफरेंस आएगा, नॉट वेरी अप्रिशिएबल डिफरेंस, ठीक है। तो g को सपोज मैं 10 पकड़ ले रहा हूँ। तो इसी को आप सॉल्व करके देखेंगे तो Q2 का आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो अगर हम इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज और इतना चार्ज देते हैं, तो जो बॉल ए है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? यस। सवाल नंबर 6, ये भी आसान सा सवाल है, आई होप कई सारे लोगों से बन भी गया होगा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9 दे आर बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली सुपरपोजिशन के काफ़ी तोड़ू एग्जांपल्स बनते हैं लेवल 2 में, अभी लेवल 1 की चर्चा करते हैं। तो सवाल नंबर 6 बहुत आसान सा है। बोलेगा हमारे पास इनिशियली ये दो चार्जेस हैं, कौन कौन से, +Q एंड -Q। डायग्राम अपने को दिया हुआ है, कैप्ड एट अ डिस्टेंस d, ठीक। इसके बाद एक थर्ड चार्ज Q0 है, उसको भी यहां से कुछ d डिस्टेंस पे बिठा दिया along line joining these two charges, right, as you can see here in the diagram। सवाल पूछता है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस थर्ड चार्ज। सिंपल, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये चार्ज लगाएगा, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये चार्ज लगाएगा, दोनों की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर लेंगे। दैट विल गिव यू द नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अरे यही तो पढ़ा है इन द प्रीवियस लेक्चर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ध्यान देना, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, लेट्स से कुछ F1 का फोर्स लगाता है, ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर लगाएगा। तो अब नेट फोर्स F1 + F2 लिखोगे, F1 - F2 लिखोगे, या फिर F2 - F1 लिखोगे। भाई साहब बैठना नहीं है, जवाब देना यस, वेरी गुड। तो क्या मैं इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स लिख सकता हूं F2 - F1? वेक्टर्स है ना, सेम डायरेक्शन में होते हैं, एडअप हो जाते हैं, अपोजिट हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है F2 - F1 ही क्यों लिखा है, क्योंकि F1 - F2 नहीं लिखा है। एक्चुअली हियर F2 इज ग्रेटर देन F1। रिमेंबर, कूलम्ब्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, F is inversely proportional to square of distance between the charges. Remember, electrostatics lecture number 3rd। चार्जेस के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। ध्यान दें,
इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम है, इसलिए ये इस पे जो F2 लगा रहा है ज़्यादा है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, सेपरेशन ज़्यादा फोर्स कम, इनके लिए सेपरेशन कम फोर्स ज़्यादा। क्लियर है बात? इसलिए मैंने F2 माइनस F1 लिखा है, दोनों की वैल्यू उड़ा रहा हूँ, F1 कितना होगा F2 कितना होगा। तो पहले ये बताएं कि F2 मैंने क्या पकड़ा था। तो F2 हमने पकड़ा था फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। तो ये इस पे कितना लगाएगा, डायरेक्टली उड़ा रहा हूँ यूजिंग कॉलम्स लॉ, 1/4 Q1 Q2 और स्क्वायर। हाँ ध्यान रखें, चार्जेस को कभी भी साइन के साथ नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखेंगे। तो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में और सेपरेशन आर हो गया, आर मतलब डी हो गया। हाँ F1 क्या पकड़ा था, तो F1 पकड़ा था फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, 1/4 मैग्नीट्यूड तो वही है Q और Q0, सेपरेशन कितना होगा D प्लस D, दैट विल गिव यू 2D, तो 2D का स्क्वायर, रेसिस कैलकुलेशन। सो दिस इज ये पार्ट एज इट इज है, एंड दिस विल चेंज टू, इसमें से अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 1/4 Q Q0 D स्क्वायर ब्रैकेट में बैठेगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स 1/4 Q Q0। दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस थर्ड चार्ज। ये मैग्नीट्यूड है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, भाई साहब फोर्स वेक्टर है ना एक्चुअली, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूं, इस चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स का ये रहा डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज हियर F2 इज ग्रेटर देन F1, अभी भी चर्चा की है। इनके बीच में डिस्टेंस कम मतलब फोर्स ज्यादा है, F2 बड़ा है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, F1 छोटा है। तो जिधर बड़ा वाला फोर्स उस डायरेक्शन में नेट फोर्स, ऐसे समझें, इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स किधर होगा, ऑब्वियस ही बात है, जिधर ज्यादा लग रहा है उस डायरेक्शन नेट फोर्स होगा। उस मैग्नीट्यूड इज 10-2 दैट इज 8 न्यूटन, राइट। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर बात? मतलब डायरेक्शन में अगर आप लिखना चाहें, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माइनस क्यू, क्या टुवर्ड्स माइनस क्यू, दिस इज टुवर्ड्स माइनस क्यू, इट वुड बी अवे फ्रॉम माइनस क्यू। क्लियर बात? यस, नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 7। आखिरी वाले जो तीनों सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको अच्छे समझना है। सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल बनते हैं। तो सवाल नंबर 7 किससे से बना है, वेरी गुड, देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस प्रोफाइल के जो सवाल है उनको डील करने का क्या अप्रोच है, देखते हैं। सवाल ये बोलता है दो चार्जेस हैं Q each सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। क्लियर बात? अब सवाल समझें, वेयर एंड ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट ऑल दीज 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। दो चार्जेस तो ऑलरेडी बैठे हैं, थर्ड चार्ज को कहां बैठाना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दैट तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू कीप ऑल दीज 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, तो जो थर्ड चार्ज होगा इट मस्ट बी प्लेस समवेयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस। आप थर्ड चार्ज को कहीं और नहीं बिठा सकते हैं। जैसे मान लो आपने बोला कि भाई साहब मैं यहां पे बिठाना चाहता हूं थर्ड चार्ज पे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा सोचें, क्या ये चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है? सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगा दिया, इन दोनों का नेट फोर्स कुछ इधर होगा, चार्ज भाग जाएगा। इन दोनों का नेट फोर्स इधर लगेगा, चार्ज निकल जाएगा। इट कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सो इफ यू वांट टू कीप दिस थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, इट मस्ट बी प्लेस्ड समवेयर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस। तो मैं मान लेता हूं, हमें पता नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होना चाहिए एंड इट मस्ट बी प्लेस्ड, इट शुड बी प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, लेट्स से x फ्रॉम दिस फर्स्ट चार्ज। दो बातें पूछ रहा है, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और उसको फर्स्ट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे बैठाना चाहिए। क्या क्या निकालना है, Q निकालना है और x निकालना है। अप्रोच बहुत सिंपल सी है,
यू हैव टू जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। एक बार आप इस चार्ज की इक्विलिब्रियम को डील करें और दूसरी बार या तो इसकी या फिर इसकी इक्विलिब्रियम को डील करें। एक से मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरे से पोजीशन आएगा। शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस x है, पूरा d है, कितना बचेगा? क्लियर बात, d है, x निकल गया, d माइनस x। अब अगर आप ध्यान से सोचें, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये लगाएगा, कुछ फोर्स ये लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा। क्लियर बात। अब क्या मैं बोल सकता हूं, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। अरे जब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो चार्ज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। फॉर वेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट, द टू फोर्सेस दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप चाहते हैं ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या? सारे फोर्सेस बैलेंस्ड। तो जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है। F1 इज इक्वल टू F2। वैल्यू उड़ा रहा हूं। F1 में मैंने क्या पकड़ा? F1 है फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। जल्दी बोल, ये इस पे कितना फोर्स लगेगा? डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ उड़ा रहा हूं, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ। 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? F2 हमने क्या पकड़ा? फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स हो गया? इट इज 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो Q इंटू Q एंड डिवाइड बाय D माइनस x। यहां तक बात क्लियर है? 1/4 निकल गया, Q निपट गया। सो इट्स D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, पूरी इक्वेशन का रूट ले लें। D माइनस एक्स इज एक्स, D इज इक्वल टू 2x, x इज D by 2। x की वैल्यू इस D का आधा आ गई। इसका मतलब द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो एक कंक्लूजन ये आया कि थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड कहां पे? एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट of line joining the charges, तो वेयर का जवाब आ गया, कहां पे बिठाना है? मिड पॉइंट पे। अब व्हाट मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इधर यू कैन डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज और यू कैन ऑल्सो डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज। या तो इसकी इक्विलिब्रियम पकड़ें या फिर इसकी इक्विलिब्रियम पकड़ें। मैं सपोज इसकी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं, अलग से डायग्राम बना रहा हूं। Q है, कैपिटल Q है, स्मॉल Q है, ठीक है। दिस साइड इज D एंड दिस साइड इज, ठीक है, वही डायग्राम बना दिया। अब बताएं इस चार्ज पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, कुछ फोर्स F1 लगाएगा। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, लेट्स से फोर्स F2 लगाएगा। अब हम डील कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q मतलब स्मॉलर Q। In the previous case it was bigger Q, this is smaller Q। तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या मैं बोल सकता हूं? F1 प्लस F2। फोर्स सेम डायरेक्शन में ना, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होते सब्ट्रैक्ट हो जाता। क्लियर बात। तो नेट फोर्स इस चार्ज पे लगने वाला हो गया F1 प्लस F2। अब क्या मैं बोल सकता हूं? ये नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। फॉर दिस चार्ज टू बी हियर इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना, नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स कितना है? F1 प्लस F2, और ये क्या होना चाहिए? जीरो। तभी तो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमें इस चार्ज को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, सबको इक्विलिब्रियम में रखना है। क्लियर बात? जल्दी बोल। F1, तो F1 का मतलब हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। जल्दी बोल, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? एक्चुअली दिस टोटल सेपरेशन इज D, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? स्मॉल d। तो बता ये इस पे कितना फोर्स लगेगा? इट्स 1/4 Q1 इंटू Q2। बोले यहाँ तक क्लियर? Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया? D स्क्वायर। F2, ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? तो ये इस पे लगाएगा 1/4 Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना? एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो।
फॉर दिस चार्ज टू बी हियर इन इक्विलिब्रियम। एक्स कितना है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एक्स की वैल्यू उड़ा दे, कैपिटल क्यू कितना निकल आएगा। क्लियर, बस कैलकुलेशन, लॉजिक इतना ही था, कंसेप्ट इतना ही था। देखते हैं अब फर्स्ट सम को आरएचएस में ले जाएं तो 1/4 क्यू क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस, बोल यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ ना तो बोल, यस और नो, वेरी गुड। ये टर्म ऐसे रखा, ये इधर ले जाएंगे आरएचएस में जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 1/4 पर आपने निपटा दिया, एक स्मॉल क्यू निपटा दिया, सारा मत निपटा देना, कुछ निकालना भी है, छोड़ भी देना। तो यहाँ पे अच्छा x की वैल्यू मैं उड़ा रहा हूँ, x इज व्हाट, d/2, सो दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज d माइनस d/2 एंड RHS में बोल, यहाँ तक क्लियर, माइनस ऑफ Q अपॉन d स्क्वायर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q वैसे उड़ गया। तो दिस इज Q एंड डिवाइड बाई d/2 का स्क्वायर, तो दिस इज Q d स्क्वायर बाई 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4Q अपॉन डी स्क्वायर माइनस Q अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर निपट गया, यहाँ से Q कितना आएगा, इट्स माइनस Q/4, इट इज व्हाट, इट्स माइनस Q/4। तो ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ये थर्ड चार्ज की पोजीशन होना चाहिए। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरह से हम लोग डील करते हैं कि एक बार आप इस चार्ज की इक्विलिब्रियम को डील कर लें, इक्वेशन बना लें, सॉल्व कर लें, दूसरी बार या तो इस चार्ज की या फिर इस चार्ज की इक्विलिब्रियम को डील कर लें, इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करें। क्लियर, वेरी गुड जी सर। तो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 किसने सा बनाया, वेरी गुड, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है। तो सवाल नंबर 8 क्या बोलता है, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इतना ईच लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इसके 3 कॉर्नर्स पे उसने 3 चार्जेस बिठाए हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन थोड़ा सा चेंज है। ध्यान से देखें, इस पे बिठाता है प्लस Q, इस पे बिठाता है फिर से प्लस Q, इस पे बिठाता है सपोज माइनस Q। साइड ऑफ ट्रायंगल अपने को दिया हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, चार्ज इज 100 माइक्रोकूलम, कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 मीटर। दिस द डेटा वी आर गिवन, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स ऑन चार्ज सी पे जो चार्ज बैठा है इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यस अगेन इट्स द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये चार्ज लगाएगा, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये चार्ज लगाएगा, दोनों की वजह से अलग अलग से फोर्सेस निकाल लीजिए, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, एंड टेक आउट द रिजल्टेंट, टेक आउट देयर वेक्टर सम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, लेट्स से F है। ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक है ना, ये दोनों लाइक हैं, ये इसको रिपल करेगा, इधर लगाएगा फोर्स, ये अनलाइक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या मैं बोल सकता हूं, जो फोर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में भी होगा। सोचें थोड़ा सा, जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनका है वही चार्जेस का तो मैग्नीट्यूड इनका है, जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वही सेपरेशन तो इन दोनों के बीच का। दोनों के लिए Q1 Q2 सेम हो गए, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम हो गया, इसलिए दोनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। ये इसको रिपल करेगा, इधर लगाएगा फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर लगा देगा फोर्स, ठीक है, वेरी गुड। अब सिंस ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल, सारे एंगल कितने होंगे 60 ईच, वेरी गुड। बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा 120, पूरा 180 है, 60 उड़ गया, कितना बचेगा 120। तो प्रॉब्लम इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि हमारे पास एक चार्ज है Q, इस पे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इधर, दोनों के बीच एंगल कितना 120। अरे तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स नहीं निकाल सकते हो, यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर्स, रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos θ, राइट। तो
तो हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला घुमाने वाले हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एफ इच, थीटा की वैल्यू 120, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इट्स रूट ऑफ एफ स्क्वायर ट्वाइस एफ इंटू कॉस ऑफ, क्लियर बात। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एफ इच, थीटा की वैल्यू 120, अंडर रूट ऑफ इट्स 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 कितना होता है? जिनको नहीं पता वो ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस 120 को लिख लें कॉस ऑफ 90 एंड 30। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। हम लोग लास्ट ईयर पढ़े 11th में बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। कॉस 90 प्लस थीटा है माइनस साइन थीटा। तो दिस इज माइनस साइन 30 और साइन 30 कितना होता है? वैसे एक्चुअली 0 से 180 तक की जो टेबल है वो अपने को याद रखनी है, क्लियर बात। तो कॉस 120 की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? सो दिस विल चेंज टू 2 निपट जाएगा एक्चुअली, राइट। सो दिस इज मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? रिजल्टेंट फोर्स एफ के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू एफ आ गई। और एफ हम लोग क्या अज्यूम करके चले थे? एफ वाज फोर्स बिटवीन ईदर दीज टू चार्जेस और इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये इस पे एफ लगा रहा है, ये भी तो इस पे एफ ही लगा रहा है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? कॉलम्स लॉ घुमा दे। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो दोनों के चार्जेस बराबर हैं, Q पकड़ लिया और डिस्टेंस अपने को L गिवन ही है, तो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन, क्लियर। अब वैल्यू उड़ा दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है, इट्स 100 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड डिवाइड बाय L की वैल्यू गिवन है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, आंसर आता है, दिस इज एक्चुअली वन पार्ट, ये एक पार्ट हो गया क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? फोर्स है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन भी होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और थोड़ा सा सोचें, व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? याद आया कुछ? हम लोग 11th में वेक्टर्स में पढ़े हैं एक छोटा सा कंसेप्ट कि जब भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू देयर एंगल बाइसेक्टर। अरे चमका कि नहीं? जब भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहां से पास करता है? एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम। यहां पे भी क्या हो रहा है? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इनके बीच से पास करेगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से पास करेगा। एंगल बाइसेक्टर बोले तो 60-60। थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं, अच्छे से आपको फील आ जाएगी। ए है, बी है, सी है, क्लियर बात। ये सारे एंगल 60 हैं, ठीक है। ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इनके बीच एंगल 120 था और इनका जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है, बोले तो पार्टी 60-60 है, क्लियर बात। अब क्या मैं बोल सकता हूं, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू द साइड ए बी ऑफ दिस ट्रायंगल। क्यों? सोच, ये साइड तो वैसे ही कॉमन है, ये एंगल बराबर है, अरे तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई ना भाई। तो डायरेक्शन को ऐसे ले सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्जेस पैरेलल टू द साइड ए बी ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस पैरेलल टू साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल, ए बी ऑफ ट्रायंगल। तो इस चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये होगा। एंड दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। फिजिक्स में कई बार ये कंसेप्ट यूज होगा कि जब भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, क्लियर बात, वेरी गुड। ओके, सो मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9। आखिरी सवाल पे आते हैं।
और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम बनाए हैं, वहाँ पे 3 चार्जेस थे, यहाँ पे 4 चार्जेस हैं। सवाल ये बोलता है कि वी आर गिवन 4 आइडेंटिकल चार्जेस, अपने पास सपोज 4 चार्जेस हैं, क्यू इच प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे बिठा दिया गया है, साइड एल दे रखा है। सवाल समझें क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स पूछता है, अगेन द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सपोज इस चार्ज पे लगने वाला अपने को नेट फोर्स पकड़ना है, क्या करेंगे, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये लगाएगा, इस चार्ज पे कुछ फोर्स ये लगाएगा और कुछ ये लगाएगा, तीनों की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस देखें और उनका वेक्टर सम ले लें, दैट विल गिव यू नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं समझे ध्यान से। ये चार्ज इस चार्ज पे लेट्स से एफ का फोर्स लगा रहा है, ये इसको रिपल करेगा, लाइक चार्जेस हैं, ये चार्ज भी इसको रिपल करेगा, लाइक चार्जेस हैं। अच्छा बोल सकता हूं जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दिस चार्जेस भी होगा। जो चार्जेस इन दोनों के वही चार्जेस इन दोनों के, जो सेपरेशन इनके बीच का वही सेपरेशन तो इनके बीच का भी है। एंड देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में भी होगा। हाँ डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, ये इसको रिपल करेगा फोर्स लगेगा, ये इसको रिपल करेगा फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे। इसके अलावा कुछ फोर्स ये भी चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा, तो ये भी लाइक है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपल करेगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन 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 क्या मैं बोल सकता हूं, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनके बीच में लगने वाले फोर्स से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस तो वही हैं, इसके भी क्यू क्यू, इसके भी क्यू क्यू, सेपरेशन चेंज हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन डिफरेंट है, इसके बीच का सेपरेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कुछ एफ प्राइम है। सो अल्टीमेटली इस चार्ज पे ये 3 फोर्स लग रहे हैं और इन 3 फोर्स का अपने को रिजल्टेंट देखना है। अब सवाल ये आता है कि अगर तो 2 वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर सपोज प्रॉब्लम में 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, देन हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ट्राई टू रिकॉल इट। 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स। जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर्स आते हैं, हाउ टू फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट, यूजिंग कंपोनेंट्स। तो यहां पे यू हैव टू डील विद देयर कंपोनेंट्स। तो यहां पे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। सी हम किसी भी वेक्टर को कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। डिटेल में समझें, ये डायगोनल है एंड लेट्स से दिस इज नॉर्मल टू द डायगोनल, परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। ध्यान समझें, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 45 होंगे। डिटेल में समझाता हूं। स्क्वायर है, टोटल एंगल कितना 90, डायगोनल है तो पार्टी 45 होगी। अब दिमाग लगाना है, क्या मैं बोल सकता हूं जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये होगा, ऑर्डिनेट एंगल्स है ना, ये लाइन कॉमन एंड देयरफॉर दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। एंड सिमिलरली ये एंगल अगर 45 है तो बोल सकता हूँ ये भी 45 होगा, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन भी कॉमन है, एंड देयरफॉर दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर बात? जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं उनको हम इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करने वाले हैं। दिस एंगल इज 90 एंड सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90। दिस इज डायगोनल एंड दिस इज नॉर्मल टू द डायगोनल। एफ का 45 के डायरेक्शन में कंपाउंड क्या लिखेंगे, एफ कॉस 45। इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कंपाउंड क्या लिखेंगे, एफ साइन 45। एंड सिमिलरली फॉर दिस एफ, इस एफ का 45 के डायरेक्शन में कंपाउंड क्या लिखेंगे, एफ कॉस 45। इसकी परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन कंपाउंड क्या बैठेगा, एफ साइन 45। ध्यान से समझें फिर से वंस मोर। इस एफ का 45 के डायरेक्शन में कंपाउंड एफ कॉस 45, इसके परपेंडिकुलर एफ साइन 45। एंड सिमिलरली फॉर दिस एफ का 45 के डायरेक्शन में एफ कॉस 45, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन 45। नाउ एज यू कैन सी एफ साइन 45 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे।
अब क्या मैं बोल सकता हूं, चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा F cos 45 F cos 45 F प्राइम। अरे नहीं चमका, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। अल्टीमेटली इस चार्ज पे सिर्फ 3 फोर्स बचे हैं, F cos 45 F प्राइम एंड दिस F cos 45, और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हैं। सारे वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उनका एडिशन, उनका समेशन। जैसे मैं बोलता हूं एक लग रहा है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 + 20 30। और वही कॉन्सेप्ट तो यहां पे है, F cos 45 F प्राइम F cos 45, नेट फोर्स कितना होगा, this plus this plus this, so this will give you twice F cos 45 and अब सवाल ये आता है यहाँ पे F कितना उड़ाएंगे, F प्राइम कितना उड़ाएंगे, समझे। F हम लोग पकड़ के चले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन दीज टू चार्जेस और फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो जल्दी बोल, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, बोल 1/4 Q1 into Q2 and divide by Q1 Q2 Q each, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, सेम एज साइड ऑफ द स्क्वायर। सो F हो गया अपना 1/4 Q²/L²। एंड सिमिलरली F प्राइम क्या पकड़ा था, तो F प्राइम था इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वो कितना होगा। सो F प्राइम कैन बी रिटन एज 1/4 Q1 Q2, यस। कोई बता डिस्टेंस कितना होगा, वेरी गुड, L√2। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस उमा के निकाल सकते हैं इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये L है, ये L है, ये कितना हो जाएगा, √L² + L², दैट इज √2L², दैट विल गिव यू L√2। तो Q1 into Q2 Q into Q, और डिस्टेंस कितना हो गया, L√2, इसका स्क्वायर करा दें। सो F प्राइम विल बिकम 1/4 Q² एंड डिवाइड बाय F आ गया, F प्राइम आ गया, यहाँ पुट कर दें, नेट फोर्स आ जाएगा। सिंपल रेसिस कैलकुलेशन, कंसेप्ट इतना ही था। सो ट्वाइस F की वैल्यू 1/4 Q²/L², cos 45 हो गया 1/√2, F की वैल्यू उड़ा दिया, cos 45 इज 1/√2। F प्राइम कितना है, तो दिस इज 1/4 Q²। क्लियर बात, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ से √2 आप निपटा सकते हैं। सो दिस इज 1/4 Q²/L² एंड 1/4 बोल, यहाँ तक क्लियर क्लियर, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। इसमें √2 निपट गया ना, तो 1/4 Q²/L² √2, और इधर वाली पार्टी है सटे से, दोनों में अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 Q²/L² बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट में क्या बैठेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज। नाउ दिस इज वन पार्ट, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है ना एक्चुअली, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, थिंक अबाउट इट, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन, what would be direction of this resultant force, सोचें थोड़ा सा। क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स, इट इज अलोंग दिस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक्चुअली यहां पे इस चार्ज पे अल्टीमेटली 3 ही तो फोर्स बचे हैं, और जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में ये है, उस डायरेक्शन में ये, अरे तो उस डायरेक्शन तो इनका रिजल्टेंट भी होगा। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये, बता इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये उस डायरेक्शन में ये, उस डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट भी होगा, क्योंकि ऑल द फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट भी तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। F cos 45 F प्राइम F cos 45, सारे फोर्स उस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी उस डायरेक्शन में। अलग से बना रहा हूं डायग्राम, पॉइंट्स को कुछ कुछ मार्क कर देता हूं, जैसे लेट्स से कुछ A है, B है, C है एंड D है। तो कैन वी से डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स, इट इज अलोंग द डायगोनल BD ऑफ द स्क्वायर, isn't it? This is the direction of resultant force, because जो भी 3 फोर्सेस हैं वो इसी डायगोनल के लॉन्ग लग रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट भी हो जाएगा।
तो आप लिखना चाहें तो डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज माय गोल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स along the diagonal BD of square. स्क्वायर का जिस डायरेक्शन में डायगोनल BD होगा उस डायरेक्शन में लगेगा इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स. आई होप प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. ओके, सो दिस कंप्लीट्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कॉलम्स लॉ. और अब आते हैं आपके होमवर्क पे. तो पहला होमवर्क ये है कि आपको CDS नंबर 1 अटैम्प्ट करना है. तो सब लोग पेज नंबर 30 to 33 पर पहुँचे हैं. उसमें आपको CDS नंबर 1 मिलेगा. एंड दिस CDS इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कॉलम्स लॉ. CDS मतलब इट्स कंसेप्ट डेवलपमेंट सेशन, इट्स लाइक DPPS, आप लोग सुने होंगे, राइट? तो CDS नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 24 अपने को अटेम्प्ट करना है. टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट. उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बनेंगे, उनके डाउट्स कैसे पूछना है वो मैं आपको बताता हूँ. हमारा ऐप ओपन करिए, अपने बैच में एंट्री करिए और उसमें CDS में जिस भी क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट है वो क्वेश्चन नंबर टाइप करिए. मैं उसका आपको सोल्यूशन बना के दूंगा. क्लियर? दूसरा आपका होमवर्क है, एक्चुअली अभी तक हम लोग लेवल 1 खेल रहे थे. अब लेवल 2 की बैंड बजाएंगे, हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेवल 2 की चर्चा करेंगे. तो सब लोग JEE एडवांस की वर्कशीट निकाल रहे हैं, लेवल 2 की वर्कशीट निकाल रहे हैं. पेज नंबर 62 एंड 63. इसमें टिक करें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको अटेम्प्ट करके आना है. नेक्स्ट क्लास में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. You can like, comment, share and subscribe the video, and you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.